जैक्स ने आखिरी बार उस पिंक डायमंड रिंग को देखा। जैक्स ने आखिरी बार उस पिंक डायमंड रिंग को देखा, फिर सैम के कंधे पर हाथ रखा। अभी मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन मैं इसे लेने वापस आऊंगा। ये तभी एक चुभने वाली आवाज हवा में गूंजी और एक आदमी ने उनका रास्ता रोक लिया। वाह, अगर ये शहर की चर्चा का विषय हमारे अपने जैक्सन पियर्स नहीं है तो और कौन है। नए कपड़े पहनकर तुम लगभग इंसान लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी नेटवर्थ असल में है कितनी? तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी जगह पर बस यूं ही चले आओगे? तुम्हें अंदाजा भी है कि ये ब्रांड कितना एक्सक्लूसिव है? इनमें से एक छोटी सी रिंग की कीमत तुम्हारी जिंदगी भर की पार्ट टाइम जॉब्स के बराबर होगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो? उनके सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि लैंडन होल्ट का बड़ा भाई लोगन था। लोगन लैंडन से कुछ साल बड़ा था और फैमिली मनी और कनेक्शन के दम पर उसने न्यूयॉर्क में एक स्टार्टअप शुरू किया था जिसकी वैल्यू अब करोड़ों में बताई जा रही थी। उसे अपनी मर्सिडीज में लैंडन को लेने के लिए किंगस्टन आना बहुत पसंद था, जिससे उसके छोटे भाई को अपने दोस्तों के बीच शेखी बघाड़ने का मौका मिल जाता था। जाहिर है लोगन ने क्लोई वैंस में भी दिलचस्पी ली थी। वे दोनों काफी समय से एक सीक्रेट अफेयर चला रहे थे। अपनी पिछली जिंदगी में जब जैक्स हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था तब क्लोई ने आखिरकार ये बात कबूल की थी। उसने माना था कि उसने और लोगन ने कैंपस के पार्किंग गैराज में उसकी मर्सिडीज के अंदर कई बार अपनी असली फितरत दिखाई थी। उसने छोटे लैंडन को अपनी उंगलियों पर नचाया और साथ ही ज्यादा मैच्योर और स्टैब्लिश लोगन के पीछे भी पड़ी रही। मुझे हैरानी हो रही थी कि ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, जैक्स ने नफरत से कहा। पता चला कि ये सिर्फ तुम हो, तुम पुराने गटर के कछुए। लोगन है ना? तुम्हारा नाम तो लुमिक्स जैसा लगता है, जिसे मरते वक्त ज्वेलरी स्टोर का राजा बना दिया गया था। क्या डैडी ने तुम्हारे लिए ये वेलकम मैट खरीदी है? जैक्स ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे सच में आज सुबह अपना राशिफल चेक करना चाहिए था। उसे हर जगह कचरा ही मिल रहा था। लोगन का चेहरा काला पड़ गया। उसका नाम लोगन काफी क्लासिक था। जैक्स ने इसे इतना नीचा दिखाने वाला कैसे बना दिया? जैक्सन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? तुम वो हो जो कंगाल हो लेकिन बड़ा आदमी बनने का नाटक कर रहे हो। अब जब तुम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम अपनी पूंछ दबाकर भागने वाले हो। मैं बस तुम्हें असलियत दिखाने में मदद कर रहा हूँ। ऐसी हाई एंड जगह तुम्हारे जैसे लो लाइफ्स के लिए नहीं है। तेज जुबान से तुम्हारे बिल नहीं भरेंगे, है ना? लोगन ने ताना मारा। अपने मैनेजर को यहाँ बुलाओ। वो डायमंड रिंग जिसे ये गरीब देख रहा था, मैं उसे खरीद रहा हूँ। मैं अब एक वीआईपी कस्टमर हूँ और मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि तुम इस घटिया और आंखों को चुभने वाले कंगाल को अपने स्टोर से बाहर निकालो। लोगन ने एक कस्टम सूट पहना हुआ था। उसके बाल चिपचिपे तरीके से पीछे किए हुए थे और उसके लेदर शूज आईने की तरह चमक रहे थे। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर की और किसी बी लिस्ट फिल्म के विलन की तरह पोज दिया। इसके उलट जैक्स और सैम सिंपल सफेद शर्ट और जीन्स में थे, जो साफ सुथरे और एनर्जेटिक दिख रहे थे, लेकिन साफ तौर पर कॉलेज स्टूडेंट्स थे जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। इतने कड़वे मत बनो जैक्सन, लोगन ने हिकारत से कहना जारी रखा। एक बार जब तुम रियल वर्ल्ड में जाओगे और कुछ बार ठोकरे खाओगे तब तुम्हें समझ आएगा। कोई तुम्हें इज्जत नहीं देता। इज्जत तुम्हारी जेब में रखे कैश के ढेर पर बनती है। वो मुस्कुराया। तुम पैसे बचाकर क्लोई के लिए वो पिंक डायमंड खरीदने का प्लान बना रहे थे, है ना? खैर, आज मैं तुम्हें समाज का एक सबक सिखाने वाला हूँ। जिन चीजों को तुम अपनी पूरी लाइफ में कभी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, उन्हें मैं अपनी पॉकेट चेन से खरीद सकता हूँ। जिन जगहों पर मैं आजादी से जा सकता हूँ, वहां तुम जैसे चूहों को छिपकर घूमना पड़ता है। अब बाहर निकलो। मैनेजर, मैं इसे ले लूंगा। मैं अपना कार्ड इस्तेमाल करूंगा। लोगन ने उकसाने वाले अंदाज में अपना सिर हिलाया। जैक्स के लिए उसकी नफरत साफ झलक रही थी। वो इस कंगाल कॉलेज किड को ऐसा सबक सिखाने वाला था जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। एक बिना पैसे वाले स्टूडेंट की हिम्मत कैसे हुई उसे एक कंपनी के सीईओ को चैलेंज करने की? ये मजाक था। इतना ही नहीं, उसे पता था कि किंगस्टन यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर तक इंटर्नशिप के लिए भेजती है। अपने कनेक्शन के साथ वो ये पक्का कर सकता था कि जैक्स को उसके बर्बाद फैमिली नाम और बिना किसी बैकग्राउंड के पूरे न्यूयॉर्क सिटी में एक भी इंटर्नशिप न मिले। लोगन, हद पार मत करो। सैम आगे बढ़ा। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये मॉल तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तुम होते कौन हो हमें बाहर निकालने वाले? हॉल्ट ब्रदर्स ने पास में क्लोई को लेकर जैक्स को बहुत परेशान किया था। उसे एक नौकर की तरह ट्रीट किया था। उसे धोखे से लैब में ले जाकर कड़कड़ाती ठंड में रात भर के लिए लॉक कर दिया था। उनके क्रूर मजाक की लिस्ट खत्म नहीं होती थी और हर बार क्लोई कुछ खोखली बातों से जैक्स को मना लेती थी और वो अपना गुस्सा पी जाता था। लेकिन अब जैक्स ये सब क्यों सहे? जाहिर है जैक्स का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था, खासकर तब जब लोगन ने ये कहकर उसका अपमान किया कि वो रिंग क्लोई के लिए थी। जेंटलमैन, अगर आप लोग देख चुके हैं तो प्लीज बाहर जाइए, मैनेजर ने कहा। उसकी आवाज पोलाइट थी लेकिन सख्त थी। वो एक प्रोफेशनल था, लेकिन उसका अंदाज उन्हें दरवाजे से बाहर निकालने वाला था। हमें हमारे वीआईपी क्लाइंट को सर्व करने के लिए ये एरिया खाली करना होगा। अपनी बातों के बावजूद उसने एक सेल्स एसोसिएट को एक नए कस्टमर की तरफ भेजा जो अभी अभी अंदर आया था। एरिया खाली करना सिर्फ उसके और सैम के लिए था। रुको, जैक्स ने कहा। उसकी आवाज अचानक शांत हो गई। ये मॉल मेरे नाम पर है।
मैं क्यों जाऊं? उसने अंदर आते समय नाम चेक करने का ध्यान रखा था। जेनिथ इंटरनेशनल प्लाजा, जो मिडटाउन मैनहट्टन के बिल्कुल बीच में था। ये एस्टर ग्रुप के बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में से एक था और ये उन कई गिफ्ट्स में से एक था जो लिलिथ ने उसे दिए थे। वो यहाँ बस इस ख्याल से आया था कि अपना पैसा अपनी ही फैमिली बिजनेस में रखे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुलाकात इस बेवकूफ से होगी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास अपना रुतबा दिखाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। हाँ, जैक्सन, ये इस साल का सबसे मजेदार जोक है। लोगन जोर से हंसा। तुम्हें लगता है कि ये कोई छोटी दुकान है? हर कोई जानता है कि जेनिथ इंटरनेशनल प्लाजा शहर के सबसे हाई एंड मॉल्स में से एक है और न्यूयॉर्क की टॉप फैमिली एस्टर ग्रुप की प्रॉपर्टी है। तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारे नाम पर है? क्यों ना तुम और आगे बढ़ो और ये कह दो कि एस्टर ग्रुप की सबसे छोटी और बेरहम सीईओ महान लिलिथ एस्टर तुम्हारी वाइफ है। तुम यकीन के काबिल नहीं हो। वाह, इस बंदे का वहम तो बहुत तगड़ा है। ये तो सच में आंखें खोल देने वाला है। लोगन सोफे पर गिरकर हंस रहा था। उसने तो जैक्स को बाहर निकालने की इच्छा भी खो दी थी। बोलो मैनेजर, उसने ताना मारा। गौर से देखो, क्या ये तुम्हारा बॉस है? क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? उसकी मखौल उड़ाती, जलील करने वाली नजरें लगातार उन पर जमी थीं। मैनेजर के चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। सर, मुझे लगता है कि आपको शायद कोई मेंटल इशू है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ऐसी जगहों पर मत आइए जो आपकी हैसियत से बाहर हों और सबके लिए मुसीबत खड़ी मत कीजिए। हमारे सेल्स एसोसिएट आप पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमें हमारे कीमती मेहमानों को सर्व करने से मत रोकिए। अगर आप अभी नहीं गए तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। जैसे ही उसने बोला, वो जैक्स को स्टोर से बाहर धकेलने के लिए आगे बढ़ा। उसे जैक्स के पागलपन भरे दावे पर एक शब्द का भी यकीन नहीं था। ये बस एक गरीब आदमी का अपनी फटी हुई इज्जत बचाने का एक और तरीका था। कॉलेज स्टूडेंट, तुम्हारे डायरेक्ट सुपरवाइजर कौन है? जैक्स की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। उन्हें कॉल करो। उनसे कहो कि जैक्सन पियर्स यहाँ आया है और उन्हें खुद नीचे आकर मेरा स्वागत करना चाहिए। वो उन चीजों का इस्तेमाल दिखावे के लिए नहीं करना चाहता था जो लिली ने उसे दी थी, लेकिन जब कोई खुद मुसीबत मोल लेने आए तो उसे लिली की पावर का इस्तेमाल करने में कोई ऐतराज नहीं था। हर इंसान के बुरे दिन आते हैं। ओ जैक्सन पियर्स, क्या इस नाम का कोई मतलब होना चाहिए? जेनिथ इंटरनेशनल के हेड को खुद तुम्हारा स्वागत करने आना पड़ेगा। क्यों न थोड़ा बड़ा सपना देखो? क्यों न खुद महान मिसेज एस्टर यानी लिलिथ एस्टर को अपना स्वागत करने के लिए बुला लो? घटिया। जैक्सन, तुम्हारा ये नाटक अब पुराना हो गया है। तुम तो मुझे हंसा हंसा कर मार डालोगे। लोगन ने उसका मजाक उड़ाया और तमाशा देखने के लिए आराम से बैठ गया। उसने मैनेजर को इशारा किया और उसे कॉल करने के लिए उकसाया। अगर जैक्स एक बड़े आदमी का रोल प्ले करना चाहता है तो लोगन उसे उसके अपमानजनक अंत तक ये खेल खेलने देगा। तुम लोगन अपने असिस्टेंट पर चिल्लाया। उस कोने में जाओ, अपना फोन निकालो और किंगस्टन यूनिवर्सिटी के फोरम पर लाइव स्ट्रीम शुरू करो। इसका टाइटल रखो माइनस नकली अमीर बच्चे का पर्दाफाश, जैक्सन पियर्स के झूठ की खुली पोल। उसका असिस्टेंट हुक्म मानने के लिए फौरन वहां से भागा। ज्वेलरी स्टोर के मैनेजर रॉबर्ट ने सबके सामने अपने सुपरवाइजर का नंबर डायल किया। कुछ देर घंटी बजने के बाद किसी ने फोन उठाया। क्या बात है? मिस्टर ग्रांट, आपको परेशान करने के लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। बात यह है कि यहाँ एक कंगाल कॉलेज स्टूडेंट आया है जो दावा कर रहा है कि वो जेनिथ इंटरनेशनल प्लाजा का ओनर है। मॉल के जनरल मैनेजर मिस्टर ग्रांट को ये बात तुरंत बकवास लगी। ये क्या बकवास है? वे बेसब्री से चिल्लाए। जेनिथ इंटरनेशनल सिर्फ टॉप लेवल की एस्टर फैमिली को सर्व करता है। तुम किसी एरे गैरे के चक्कर में मुझे कॉल करके मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम अपनी जॉब पर बने रहना चाहते हो या नहीं? रॉबर्ट का चेहरा पीला पड़ गया। बिना किसी वजह के डांट खाने से उसका मन खट्टा हो गया। उसने अपना पूरा गुस्सा जैक्स पर निकाल दिया। सिक्योरिटी, इस झूठे को यहां से बाहर निकालो। तुम जैक्सन पियर्स हो ना? इसे अच्छे से पीटो। और फिर उसने अपनी उंगली जैक्स की तरफ उठाई। अपनी सारी नाराजगी उस पर निकालने के लिए तैयार था, लेकिन जब वो चिल्लाकर नाम ले रहा था उसने ध्यान नहीं दिया कि फोन की दूसरी तरफ वाला शख्स कई सेकंड के लिए खामोश हो गया था। क्या कहा तुमने? पियर्स? जैक्सन? क्या? मिस्टर ग्रांट की आवाज अचानक बदल गई और वे अपनी ऑफिस चेयर से उछलकर खड़े हो गए। सब खत्म हो गया था। सब कुछ खत्म हो गया था। उनका करियर दांव पर था। जैक्सन पियर्स। रॉबर्ट हकलाया। मिस्टर ग्रांट, क्या कुछ गलत हुआ है? रॉबर्ट की रीढ़ में एक ठंडी दहशत दौड़ गई। सर्विस इंडस्ट्री में सालों के एक्सपीरियंस की वजह से उसकी बारीकी से परखी हुई सहज बुद्धि चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वो बस अब फायर होने ही वाला है, लेकिन उसके सामने खड़ा शख्स तो बस एक अनजान कंगाल कॉलेज स्टूडेंट था। गलत। तुम अब अपने भरोसे हो दोस्त। तुम कहाँ हो? मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। रॉबर्ट ने अपना सिर घुमाया और यकीन न करते हुए उस यंग लड़के को देखा जो मजे से ज्वेलरी काउंटर के सहारे खड़ा था और उसके हाथ उसकी पॉकेट्स में थे। जैक्स ने उसकी नजरों को महसूस किया और उसे एक शरारती विंक दी। रॉबर्ट की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वो कोई विंक नहीं थी, वो मौत की धमकी थी। हे भगवान,
जैक्सन पियर्स का ऑरा, उसका पोस्चर, वो साफ तौर पर एक बेमिसाल रईस खानदान का लग रहा था। ओ भगवान, मुझे बचा लो। किंगस्टन यूनिवर्सिटी के फोरम पर वो लाइव स्ट्रीम तुरंत ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई। स्टूडेंट्स लिंक पर टूट पड़े। इस टाइटल का क्या मतलब है? क्या जैक्स सच में एक नकली अमीर बच्चा है? मैंने उसे कैंपस में 2 अलग अलग हाइपरकार चलाते देखा है। वो तो नकली नहीं लगता। हे भगवान, क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है कि जैक्स बहुत ज्यादा हैंडसम है? वो तीखी भौहें, वो चमकती आंखें, वो रिफाइंड और रॉयल ऑरा, वो एक सिंपल सफेद शर्ट में भी हर लड़की का हाई स्कूल ड्रीम बॉय लगता है। और उसकी बॉडी तो कमाल की है। हमारी कैंपस क्वीन क्लोई वैंस को इस पर बहुत पछतावा होगा। उसका पुराना पालतू कुत्ता अब एक अमीर और हैंडसम प्रिंस बन चुका है। इसे कहते हैं बंदर के हाथ में नारियल। हाँ, सही कहा। तो जैक्स को कामयाबी का कोई शॉर्टकट मिल गया है, जिससे वो दशकों की मेहनत को छोड़ सीधा आगे निकल गया, और उसने हमारे साथ इसे शेयर भी नहीं किया। वो पक्का पीठ पीछे किसी अमीर बूढ़ी औरत के साथ सो रहा होगा। मुझे जलन बिल्कुल नहीं हो रही है। मुझे क्या हो गया है? जैक्स जैसे एक पुराने ईमो किड को भी उसे बिगाड़ने के लिए शुगर मामा कैसे मिल गई? मेरी ऐसी किस्मत कब आएगी? छोड़ो भी यार, तुम्हें एक आम इंसान के तौर पर अपनी किस्मत मान लेनी चाहिए। अभी हम बस वो ऑनलाइन भीड़ हैं जो मेन कैरेक्टर को जलवा दिखाते हुए देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आंकड़ों के हिसाब से शायद तुम्हें अचानक से कोई बड़ी दौलत न मिले, लेकिन बदकिस्मती का पहाड़ तुम्हारी तरफ जरूर आ रहा है। और चिढ़ो मत। बेशक जैक्स एक शुगर मामा की वजह से अमीर हुआ है, लेकिन उसकी सारी चिंताएं भी खत्म हो गई हैं। जाने दो दोस्तों, हमें स्कॉलरशिप न मिले पर यूनिवर्सिटी के घंटाघर की लाइन में हमारे लिए हमेशा जगह रहेगी। मिस्टर पियर्स, आपकी चाय। रॉबर्ट ने खुद चाय बनाई और डरते डरते जैक्स को पेश की, जैसे वो खुद उसे पिलाना चाहता हो। तुम अपनी इस अकड़ के साथ मेरे भाई जैक्स से दूर रहो। मैनेजर के अचानक बदले हुए बर्ताव से चिढ़कर सैम चिल्लाया। थोड़ा और करीब आए तो ये बहुत अजीब हो जाएगा। जिस शख्स यकीन न होने की वजह से सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ था, वो था लोगन होल्ट। उसने हैरानी से देखा कि जैक्स के प्रति मैनेजर का एटीट्यूड पूरी तरह से 180 डिग्री बदल गया है। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और चिल्लाया, मैनेजर, क्या तुम्हें इस साल अपना बोनस नहीं चाहिए? मैं वो हूं जिसने अभी तुम्हारे स्टोर से $50 लाख की पिंक डायमंड रिंग खरीदी है। उसने क्या किया? बस अपना नाम बताया। इसके अलावा ये एक कॉमन नाम हो सकता है। दुनिया में शायद हजारों जैक्सन पियर्स होंगे। मैंने तुमसे इसे बाहर फेंकने को कहा था। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? रॉबर्ट के बदले हुए मन पर लोगन ने ताना मारा। पक्का कोई गलती हुई है। जैक्स एक गिरे हुए परिवार का मामूली सदस्य था। वो पक्का जानता था कि पियर्स फैमिली ने जैक्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और फाइनेंस इंडस्ट्री ने सबको कह दिया है कि उसे कोई इंटर्नशिप न दी जाए। जिसे उसके अपने परिवार ने छोड़ दिया हो और नफरत करता हो, वो जेनिथ इंटरनेशनल प्लाजा का मालिक कैसे हो सकता है? इस आधार पर जैक्स के पास इतनी बड़ी दौलत का क्या हक था? ये मजाक था। तभी ज्वेलरी स्टोर के दरवाजे झटके से खुले और सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी पसीने से तरबतर होकर अंदर भागा। रॉबर्ट के चेहरे पर तुरंत चापलूसी भरी मुस्कान आ गई। मिस्टर ग्रांट, आप खुद आए हैं। मिस्टर पियर्स कहाँ हैं? मिस्टर ग्रांट के पास अपने माथे से पसीना पोंछने का भी वक्त नहीं था। जेनिथ इंटरनेशनल प्लाजा उन गिफ्ट्स में से एक था जो मिसेज एस्टर ने अपने नए हस्बैंड जैक्सन पियर्स का दिल जीतने के लिए उसे दिए थे। बात ये थी कि नए हस्बैंड को मिसेज एस्टर के दिए किसी भी गिफ्ट में कोई दिलचस्पी नहीं लग रही थी और वो कभी उनका कब्जा लेने नहीं आया था। लेकिन जेनिथ प्लाजा के प्रोफेशनल मैनेजर होने के नाते वे अपने एम्प्लॉयर का नाम कभी नहीं भूल सकते थे, चाहे वे राख में क्यों न मिल जाए। मिसेज एस्टर ने खुद ये ऑर्डर दिया था। जैक्सन पियर्स उनके डायरेक्ट बॉस थे। उधर किंगस्टन यूनिवर्सिटी की लाइव स्ट्रीम में शोर मच गया। मिस्टर पियर्स, ये सुनने में बहुत फॉर्मल लग रहा है। तो क्या अब एक बॉय टॉय भी मिस्टर हो सकता है? मेरा दिमाग हिल गया भाई। अगर तुम एक शुगर मामा के बॉय टॉय हो तो तुम मिस्टर कहलाते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कई शुगर मामा है तो क्या तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन बन जाते हो? कई शुगर मामा पालने के लिए तुम्हारे पास दम होना चाहिए। तुम्हें दिखने में अच्छा और काबिल होना पड़ेगा। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? जैक्स ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ पाना मुश्किल था। मिस्टर पियर्स, आप आखिरकार यहाँ आ ही गए। जेनिथ इंटरनेशनल आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप यहाँ से जो चाहें फ्री में ले जा सकते हैं। बात बस ये है कि क्या आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं? मिस्टर ग्रांट एक पुराने और शातिर खिलाड़ी थे। उन्हें एक नज़र में समझ आ गया कि किसी बेवकूफ ने उनके बॉस को परेशान करने की हिम्मत की है। उन्होंने ऊपर देखा तो लोगन नजर आया, जो कुछ ही देर पहले वीआईपी लेदर सोफे पर अकड़कर बैठा था, अब एकदम सीधा खड़ा था। उसकी सारी हेकड़ी गायब हो चुकी थी। उसने बहुत ही दबी हुई आवाज में मिस्टर ग्रांट का अभिवादन किया। मिस्टर ग्रांट, क्या आप जैक्सन पियर्स को जानते हैं? वो तो बस एक कंगाल स्टूडेंट है। आपको पक्का कोई गलत फहमी हुई है। मिस्टर ग्रांट ने उसे एक ठंडी नजर से देखा। तुम्हारे पिता बहुत बदनसीब हैं कि उन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला, उन्होंने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा।
मैंने सुना है कि तुमने बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी फैमिली से मोटी रकम ली थी और अब तुम्हें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है। तुम्हारी कंपनी को एक्वायर कर लिया गया है। अब रेंगते हुए यहाँ आओ और मिस्टर पियर्स से माफी मांगो। मिस्टर ग्रांट की आवाज बहुत दमदार और डराने वाली थी। लोगन बुरी तरह डर गया था। मिस्टर ग्रांट वो बड़ी शख्सियत थे जिनसे जुड़ने का उसका परिवार सिर्फ सपना देख सकता था, और फिर भी इतना ताकतवर आदमी जैक्स के सामने इतना झुककर बात कर रहा था। ये नामुमकिन था। जैक्स भला कितना बड़ा आदमी हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा वो किसी बूढ़ी, बदसूरत और अमीर औरत का पाला हुआ एक प्रिटी बॉय होगा। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ये वही कंगाल स्टूडेंट था जिसे वो परेशान किया करता था, वो जो किसी पिटे हुए कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे घूमता था। वो माफी के लायक नहीं था। घुटनों पर गिरना तो दूर की बात है, इसके अलावा लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही थी। अगर वो यानी लोगन होल्ट सच में घुटनों पर बैठ गया तो किंगस्टन यूनिवर्सिटी में हर किसी को पता चल जाएगा कि वो कितना डरपोक लूजर है। लोगन का गुस्सा भड़क उठा। एक प्रिटी बॉय के पास सिर्फ उसका चेहरा होता है। क्या होगा अगर वो उस चेहरे को ही बिगाड़ दे? इसी सोच के साथ लोगन ने अचानक मिस्टर ग्रांट को एक तरफ धक्का दिया और पास ही मौजूद एक सेल्स एसोसिएट के गिफ्ट रैपिंग स्टेशन से नुकीली कैंची उठा ली। वो सीधे पास में बैठे जैक्स की तरफ झपटा। उसका निशाना जैक्स का चेहरा था। लोगन बहुत तेज था, इतना तेज कि वो लगभग जैक्स के कपड़ों तक पहुंच ही गया था। लेकिन अचानक हवा में एक दरांती सिकल बिजली की तेजी से घूमी। उस धारदार ब्लेड ने सफाई से लोगन का वो हाथ काट दिया जिससे उसने कैंची पकड़ी हुई थी। कोने में खड़े लोगन के असिस्टेंट का हाथ ऐन मौके पर फिसल गया और कैमरे का एंगल दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वो खून खराबा वाला सीन रिकॉर्ड होने से बच गया। इसके बजाय कैमरे ने सूट पहने दर्जनों लंबे आदमियों को झुकते हुए कैद किया। जब एक दमदार शख्सियत उनकी तरफ बढ़ रही थी, वे रास्ता देने के लिए अपने आप पीछे हट गए। एक औरत सामने आई जिसने फिटिंग वाली इंक ब्लैक सिल्क ड्रेस पहनी हुई थी। उस ड्रेस में उसकी लंबी खूबसूरत गर्दन और कॉलर बोन साफ नजर आ रहे थे। ड्रेस उसकी पतली और ग्रेसफुल फिगर पर चिपकी हुई थी और काली स्टॉकिंग्स ने उसकी लंबी और सीधी टांगों को ढका हुआ था, जिससे एक जानलेवा और जादुई आकर्षण पैदा हो रहा था। उस वक्त उसकी ठंडी नजरों में कातिलाना इरादे साफ थे। उसके सुर्ख लाल होठों पर एक लकीर सी खिंच गई थी और उसकी दूध जैसी सफेद स्किन लाइट की रोशनी में बहुत चमक रही थी। वो किसी ऐसी जादूगरनी की तरह लग रही थी जो रूह छीन ले, लेकिन साथ ही उससे एक डरावनी और जानलेवा एनर्जी निकल रही थी। कमरे में मौजूद हर किसी की सांसें थम गई थीं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सांस भी ले। कैमरे ने सिर्फ 2 सेकंड के लिए उसे दिखाया। उसका चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन पूरी ऑडियंस को खामोश करने के लिए इतना काफी था। एक ऐसी खूबसूरती जो किसी खतरनाक रूह की तरह लग रही थी। एक ऐसी औरत जिसकी सिर्फ एक झलक ही किसी तोहफे जैसी थी। जैक्स, इधर आओ। लाइव स्ट्रीम का चैट बॉक्स पागल हो गया। हे भगवान, क्या ये शानदार आइस क्वीन वही अमीर सीईओ है जिसने जैक्स को पाल रखा है? क्या किस्मत है। इसे कहते हैं असली गुड फॉर्च्यून। वो ऑरा, वो प्रेजेंस, वो किसी शाही खानदान की रानी जैसी लग रही है। मैं तो उसका दीवाना हो गया, कसम से। ये मैंने क्या देखा? सिल्क ड्रेस और ब्लैक स्टॉकिंग्स, सफेद स्किन पर लाल होंठ। क्या इस पर फिदा होने की लाइन अभी भी खुली है? मैं भी लाइन में लग रहा हूँ। लोगन ने खौफनाक मंजर देखा कि उसका अपना हाथ कटकर उसके सामने गिरा है और वहां से खून की धार बह रही है। कोई मुलायम और भारी चीज फर्श पर गिरी और एक मांस का टुकड़ा उसके पैर के पास लुढ़क कर आया। उसने जैक्स की तरफ देखा जो सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर था, लेकिन उसकी दोबारा एक कदम भी बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। जैक्स भी दंग रह गया था। उसने अपनी आंखों के सामने एक जानी पहचानी धारदार दरांती को चमकते हुए देखा था। वो दरांती खून जैसी लाल थी, जिस पर आधे चांद और एक जहरीले फूल का निशान बना हुआ था, जो एक क्रूर और रईस खानदान का प्रतीक था। फर्श पर हाई हील्स की आवाज किसी मौत की दस्तक की तरह गूंजी और सबका ध्यान उस तरफ गया। मिस्टर ग्रांट की नजरें तुरंत उस शख्सियत पर टिक गईं। वो मिसेज लिलिथ एस्टर थीं। वो खुद जैक्सन पियर्स के लिए यहाँ आई थीं। रॉबर्ट और बाकी स्टाफ डर के मारे पहले ही सुन्न हो चुके थे। एक पल में पूरे ज्वेलरी स्टोर को ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स ने घेर लिया। बाकी कस्टमर्स को इज्जत के साथ बाहर निकाल दिया गया। बॉडीगार्ड्स के सूट पर लगे एस्टर फैमिली के लोगों को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसे थोड़ी भी जानकारी थी उसे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ी। वे पहले ही वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। एस्टर परिवार न्यूयॉर्क का नंबर 1 परिवार था, न सिर्फ बेहिसाब दौलत के मामले में बल्कि एक ऐसी ताकत के तौर पर भी जिसके करीब जाने की उम्मीद आम करोड़पति भी नहीं कर सकते थे। अफवाहें थीं कि लिलिथ एस्टर के पास ही असली ताकत है, एक ऐसी बेरहम औरत जो शहर के रईसों और अंडरवर्ल्ड दोनों पर कंट्रोल रखती है। अगर आपने उसे नाराज किया तो वो हाथ के एक इशारे से पूरे परिवार को कुचल सकती थी। संक्षेप में कहे तो वो एक डरावनी मॉन्स्टर थी। लेकिन अभी जो औरत हील्स पहनकर उनकी तरफ चल रही थी वो खूबसूरती और ग्रेस की मिसाल थी। सिल्क ड्रेस उसकी फिगर को और निखार रही थी। हे भगवान, कोई इतनी खतरनाक होने के साथ साथ इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है? लेकिन फिर उनकी नजरें फर्श पर तड़पते हुए लोगन होल्ट पर पड़ी जिसका हाथ कटा हुआ था, और उनकी नजरें तुरंत वापस सम्मान और डर के साथ झुक गईं। जैक्स खड़ा हो गया, उसकी नजरें लिलिथ के कपड़ों पर टिकी थीं।
जब वो सुबह घर से निकला था तब उसने ये ब्लैक ड्रेस और स्टॉकिंग्स नहीं पहनी थी। उसे ऐसे कपड़े पहनना किसने सिखाया? जैक्स की सांसें अटक गईं। लिलिथ को अपना नाम पुकारते सुनकर वो आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पास चला गया। लिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। तुमने कहा था कि तुम मुझे याद कर रहे हो, उसने नरमी से जवाब दिया। इसलिए मैं आ गई। लिलिथ जैक्स के और करीब आई और उसकी खुशबू उसे चारों तरफ से घेरने लगी। उसकी ड्रेस का वो हाई क्वालिटी सिल्क। वो उसके और करीब आ गई। उसका शरीर जैक्स से सटा हुआ था और उसकी बाहें उसके गले में लिपटी थीं। ये एक पजेसिव और डोमिनेंट इशारा था जो उसकी स्किन की कोमलता की वजह से बहुत ज्यादा इंटीमेट और सिडक्टिव लग रहा था। उस पल में वो एक असली सक्यूबस लग रही थी। जैक्स की सांसें उखड़ने लगीं और उसके कानों के किनारे गहरे गुलाबी पड़ गए। भगवान, वे पब्लिक प्लेस में थे। इतने सारे लोग उन्हें देख रहे थे। मेरी प्यारी पजेसिव वाइफ, क्या हम थोड़ा कंट्रोल रख सकते हैं? जैक्स का शरीर तब अकड़ गया जब उसने महसूस किया कि लिलिथ का एक हाथ उसकी सफेद शर्ट के अंदर गया और धीरे से उसके सीने पर टिक गया। जैक्स के मुंह से एक दबी हुई कराह निकली और सारा खून उसके चेहरे पर चढ़ गया। लिली, मजाक बंद करो, अच्छे बच्चे बनो। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि वो उसकी खूबसूरती के आगे बेबस है। नाथन ये सब देख रहा था और उसका मन चिल्ला रहा था, बस हार मान लीजिए मिस्टर पीएस। आपका शरीर आपको धोखा दे रहा है। ऐसा मत सोचिए कि मैं देख नहीं पा रहा कि वहां क्या हो रहा है। इसके अलावा मिसेज एस्टर हमेशा से डोमिनेटिंग रही हैं। ये उनके परिवार की प्रॉपर्टी है। उनके एक शब्द पर वो इस जगह को इतना खाली कर सकती हैं कि एक चींटी भी नहीं बचेगी। हालांकि अगले ही पल लिलिथ ने अपनी भौहें ऊपर की, जैक्स के कंधों से हाथ हटाए और पीछे हट गई। सबको हैरान करते हुए वो एक अच्छे बच्चे की तरह सीधी खड़ी हो गई और उसकी आवाज पानी की तरह कोमल हो गई। ठीक है, जैक्स चाहता है कि मैं अच्छी बनूं तो मैं अच्छी बनूंगी। नाथन, मिस्टर ग्रांट और सैम सब दंग रह गए। हे भगवान, क्या मेरे भाई जैक्स ने तानाशाह का तख्ता पलट कर दिया और मास्टर बन गया? बाकी सब फुसफुसाने लगे। क्या ये सच में मिसेज एस्टर हैं? क्या उन पर किसी चीज का साया है? जैक्स सुखद रूप से हैरान था। अपने पुनर्जन्म के बाद से वो धीरे धीरे लिलिथ के लाड़ प्यार का आदी हो गया था, लेकिन वो उसकी असली फितरत को अच्छी तरह जानता था। कभी कभी बस उसके बाल सहलाने से ही उसका दिल ढोल की तरह धड़कने लगता था। धत, वो सच में बोल्ड होता जा रहा था। वो असल में उस डेमन के बालों को छूने की हिम्मत कर रहा था। बेब, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? जैक्स ने पूछा। उसे लिलिथ के इस समर्पित व्यवहार से बहुत संतुष्टि मिल रही थी। वो थोड़ा गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका और उसने पानी की गहराई नापने के लिए उसे बब कहकर बुलाया, ये देखने के लिए कि क्या वो अपनी पॉजिटिव क्वीन को और ज्यादा खुश कर सकता है। इस दौरान उसने उसके पैटर्न सीख लिए थे। जब तक वो उसके साथ नरम रहता, जब तक वो उसे प्यार करने को तैयार रहता, लिलिथ किसी से भी ज्यादा आज्ञाकारी रहती थी। यकीनन जैसे ही जैक्स ने उसे बब कहा, उसकी साफ, ठंडी और काली आंखों में जैसे शानदार आतिशबाजी फूट पड़ी। जैक्स ने उसे बब कहा क्योंकि वो आज्ञाकारी और अच्छी बन रही थी। लिलिथ के होठों के कोनों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। इसे दफन कर दो। उस इंसान का और क्या करना जिसने जैक्स को परेशान किया। उसे अपनी नजरों से हमेशा के लिए गायब कर दो। बेशक ये बहुत सिंपल था। लोगन अभी भी फर्श पर कराह रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द सुने, उसकी चीखें तुरंत बंद हो गईं। लोगन बुरी तरह डर गया था। ये औरत कौन है? इसका ऑरा इतना ताकतवर है, ये इतनी ज्यादा रईस और रॉयल है, फिर भी ये जैक्स के प्रति पूरी तरह आज्ञाकारी है। क्या ये वही अमीर औरत है जिसने इसे पाल रखा है? लेकिन ये बहुत जवान और खूबसूरत है। इसकी फिगर तो कमाल की है। जैक्स के हाथ कैसी किस्मत लग गई। ये नामुमकिन है। इसके जैसी आइस क्वीन जैक्स जैसे एक कंगाल मामूली इंसान को क्यों पसंद करेगी? उसमें ऐसा क्या खास है? ठीक है, वो हैंडसम है, लंबा है, उसकी बॉडी अच्छी है और वो थोड़ा क्लासी दिखता है, लेकिन अमीर औरतें इतनी उथली तो नहीं हो सकती, है ना? उन्हें मेरे जैसे टैलेंटेड आदमी को चुनना चाहिए। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मिस, मेरा नाम लोगन होल्ट है। जैक्स आपको जो भी दे सकता है वो मेरे पास भी है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। आपका गुलाम बन जाऊंगा। लोगन का हौसला टूट गया। वो मानसिक और शारीरिक रूप से हार चुका था। तुम बदसूरत हो, लिलिथ ने उसे एक नजर देखे बिना कहा। मेरा जैक्स खूबसूरत है। तुम्हें दफनाने से हमारी आंखें गंदी होने से बच जाएंगी। उसने हाथ से हल्का सा इशारा किया और नाथन उसका हुक्म समझ गया। इस तरह का कचरा इस लायक नहीं था कि मिस अपने हाथ गंदे करे। लिलिथ की बातों से जैक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों में एक सच्ची गर्माहट आ गई। लोगन ने अपनी किस्मत को स्वीकार न करते हुए फिर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन नाथन बहुत तेज था। उसने लोगन के मुंह पर हाथ रखा और उसके सिर के पीछे एक जोरदार वार करके उसे बेहोश कर दिया। दूसरे बॉडीगार्ड्स ने उसे एक ब्लैक बॉडी बैग में डाल दिया। वे बैग को पकड़कर लोगन की लाश को दफनाने के लिए घसीटते हुए ले गए। उनकी हरकतें बहुत तेज और प्रोफेशनल थीं। असली सवाल ये था कि ये शानदार एक्सपर्ट लेवल की वन स्टॉप सर्विस आखिर थी क्या?
बाकी लोगों को भी तरीके से बाहर निकाल दिया गया। जल्द ही ज्वेलरी स्टोर में सिर्फ जैक्स और लिलिथ रह गए। जैक्स सोफे के सामने खड़ा होकर घबराहट में थूक निगल रहा था। उसने आज कुछ गलत तो नहीं किया था, है ना? जब वो सोच ही रहा था कि क्या करे, लिलिथ का शरीर एक बार फिर उसके शरीर से सट गया और उसने उसे पीछे सोफे पर धकेल दिया। उसने अचानक जैक्स का हाथ पकड़ा और उसे अपनी लंबी पतली टांग की तरफ ले गई। सिल्क का वो एहसास बहुत ही स्मूथ और खतरनाक रूप से सिडक्टिव था। जैक्स घबरा गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई गर्म आलू पकड़ लिया हो। उसकी आगे छूने की हिम्मत नहीं हुई। बब, तुम क्या कर रही हो? लिलिथ उसके ऊपर झुक गई। उसकी नजरें बहुत गहरी थीं और उसकी आंखों में एक जादुई रोशनी चमक रही थी। सिल्क की ड्रेस और लाल सोल वाली हील्स सोफे के किनारे पर धीरे धीरे झूल रही थीं। उसने अपने होंठ काटे और एक खूबसूरत औरत की नशीली खुशबू ने जैक्स के दिल को घेर लिया। हे भगवान, इसे इतना सिडक्टिव होना किसने सिखाया? ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई स्विच दबा दिया हो और वो पूरी तरह सक्यूबस मोड में आ गई हो और मैं पूरी तरह उसके डोमिनेंट और पॉसेसिव कंट्रोल में हूँ। जैक्स, क्या तुम्हें ये आउटफिट पसंद है? लिलिथ ने पास झुकते हुए फुसफुसाकर पूछा। उसकी लंबी आंखों में एक ठंडी चमक थी जिसमें जैक्स का चेहरा दिख रहा था जो गर्दन तक लाल हो चुका था। क्या क्लोई वांस ऐसी ड्रेस में ज्यादा अच्छी लगती है या मैं? जैक्स को असलियत समझ आई। तो लिली को जलन हो रही थी, लेकिन क्या क्लोई ने कभी ऐसे कपड़े पहने थे? खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्लोई चाहे जैसे भी कपड़े पहने, वो कभी भी लिलिथ की फिगर और उसकी लुभावनी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती थी। बब, तुम ज्यादा सोच रही हो। मैंने क्लोई को कभी ऐसे कपड़ों में नहीं देखा, उसने जल्दी से कहा। लेकिन तुम लिली, तुम बहुत ही शानदार लग रही हो। कौन समझ सकता है, कभी लिलिथ एक डार्क गॉथिक लोलिता की तरह लगती थी, मासूम लेकिन शरारती। कभी वो सिल्क ब्लाउज और कस्टम सूट में एक कमांडिंग ऑफिसर जैसी लगती थी और अब ब्लैक स्टॉकिंग्स के साथ इस सिल्क ड्रेस में वो एक ऐसी रईस जादुई सुंदरी लग रही थी जो जान ले ले। ऐसी वाइफ किसे नहीं चाहिए जिसके इतने सारे रूप हों। जहां तक उसकी बात थी, उसे भी अब इसका चस्का लग चुका था। उसे ये बहुत पसंद आ रहा था। कितनी शानदार, वो धीरे से बोली। मुझे दिखाओ जैक्स, क्या तुम दिखाओगे? किंगस्टन यूनिवर्सिटी के फोरम पर एक के बाद एक ट्रेंडिंग पोस्ट टॉप पर आ रही थीं जो सब सिर्फ एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूम रही थीं। कौन है वो अमीर औरत जिसने जैक्सन पियर्स को पाल रखा है? बेशक पोस्ट लाइव स्ट्रीम के धुंधले स्क्रीनशॉट से भरे हुए थे। जब बात रिएक्शन स्पीड की आती है तो 20 साल से सिंगल रहने वाले कॉलेज स्टूडेंट के रिफ्लेक्स किसी से कम नहीं होते। पिन किए गए पोस्ट में वो फोटो थी जो लाइव स्ट्रीम कैमरे के अनजाने में उस सीन पर घूमने के दौरान सिर्फ 1 सेकंड के लिए कैद हुई थी। इमेज में एक औरत अपनी फिगर से चिपकी हुई एक जानलेवा सिडक्टिव ब्लैक ड्रेस में थी। हालांकि फोटो धुंधली थी, लेकिन उसकी ओवरग्लास कर्व साफ दिख रही थी। साथ ही उसकी ब्लैक स्टॉकिंग्स और रेड सॉइल हील्स का जादू भी सिर चढ़कर बोल रहा था। उस औरत का पोज और भी ज्यादा बोल्ड और डोमिनेंट था। उसकी बाहें सफेद शर्ट वाले एक यंग लड़के के गले में मजबूती से लिपटी थीं, जिससे वो उसे अपनी ओर देखने पर मजबूर कर रही थी। वो लड़का जो खुद भी एक धुंधला सा साया था, एक बहुत ही गहरे और मना किए गए रोमांस, फॉरबिडन रोमांस का एहसास करा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कैंपस ड्रामा के मासूम हीरो को किसी जादूगरनी ने अपने जाल में फंसा लिया हो। एक ऐसा रिश्ता जो टूटा हुआ और उलझा हुआ था, लेकिन पूरी तरह से दिल जीतने वाला था। आजकल के लोगों को शायद ऐसी ही थोड़ी पागलपन भरी चीजें पसंद आ रही थीं। सबकी राय यही थी कि एक अच्छा और सादा रिश्ता ठीक है, लेकिन एक उलझा हुआ और पेचीदा रिश्ता बिल्कुल लाजवाब होता है। हे भगवान, क्या ये औरत वही रईस मालकिन है जिसने जैक्स को पाल रखा है? वो कोई बूढ़ी औरत नहीं है, वो तो मेरी सपनों की रानी है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अभी किसके मुंह से राल टपक रही है, लेकिन क्या ऐसी परफेक्ट बॉडी सच में होती है? भारी बस्ट और इतनी पतली कमर एक साथ, और ये रईस लड़की इतनी दुबली है, फिर भी उसका ऑरा कितना दमदार है। जरा सुनो, लोगन होल्ट कितनी बुरी तरह चिल्ला रहा था। हालांकि वो पक्का नाटक होगा, बस उसका ध्यान खींचने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका हाथ काट रहा हो। वैसे हमला तो उसने ही पहले किया था। क्या मैं अकेला हूं जिसने गौर किया कि जेनिथ इंटरनेशनल प्लाजा टॉप लेवल की एस्टर फैमिली का है? और जैक्स ने कहा कि वो इस प्लाजा का मालिक है। क्या इसका मतलब ये है कि वो जिसके साथ है वो एस्टर फैमिली से हो सकती है? नामुमकिन। मैंने सुना है कि एस्टर फैमिली की वारिस बहुत क्रूर, पत्थर दिल और एक डरावनी मॉन्स्टर है, जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप जाते हैं। जिस मॉन्स्टर का दिल इतना जहरीला हो, वो पक्का बदसूरत ही होगी। वो इतनी शानदार आइस क्वीन और ऐसी बॉडी वाली कैसे हो सकती है? मुझे लगता है कि वो पक्का एस्टर ग्रुप के किसी बड़े डायरेक्टर की वाइफ होगी, और जैक्स बस एक रईस शादीशुदा औरत का बॉय टॉय है। क्या ये मिसेज रॉबिन्सन वाला मामला है? धत जैक्स, तुम तो घर तोड़ने वाले निकले। वो एक शादीशुदा औरत है। अच्छा ठीक है जैक्स, अब तुम अपना प्रिटी बॉय वाला नाटक बंद करो। मुझे अपनी जगह कुछ दिनों के लिए आने दो। तुम सबकी दिमागी हालत बिल्कुल मेरी पसंद जैसी है। क्या यहाँ कोई फैन फिक्शन राइटर है? मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ। मुझे इस कपल की जोड़ी को इतना प्रमोट करना है कि मैं मर जाऊं। क्या इसे ही वे शादीशुदा औरत और आवारा लड़के वाली जोड़ी कहते हैं? मुझे मानना पड़ेगा, जैक्स की बॉडी कमाल की है। उसे देखकर ही पता चलता है कि वो उस रईस औरत को उठा सकता है।
और मुझे ये भी मानना होगा कि अपने इस नए लुक के बाद से जैक्स बहुत ज्यादा हैंडसम हो गया है। मुझे लगता है कि वो कैंपस के ऑफिशियल हार्टथ्रोब से भी ज्यादा अच्छा दिखता है। अभी मैं क्लोई वैंस का इंटरव्यू लेना चाहूंगा कि उसके पालतू कुत्ते के एक हैंडसम हंक में बदल जाने के बाद उसकी दिमागी हालत कैसी है। क्या उसे पछतावा है कि उसने उसके पुराने ईमो हेयरकट के पीछे का हैंडसम चेहरा पहले क्यों नहीं देखा। हंसते हुए किसी ने लिखा, हैंडसम होने से बिल नहीं भरते, तुम औरतें बहुत उथली होती हो। आखिर में जैक्स बस एक बॉय टॉय ही है जिसे दुनिया के सामने नहीं लाया जा सकता। बस उस रईस औरत के हस्बैंड को पता चलने दो, वो यूनिवर्सिटी आकर इस दूसरे मर्द की जमकर धुलाई करेगा। फोरम पर एक के बाद एक पोस्ट धमाके कर रहे थे। ये बात तो तय थी कि जैक्सन पियर्स अब किंगस्टन यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका था। बेशक कुछ पोस्ट उसके पतन की भविष्यवाणी भी कर रहे थे, ये बताते हुए कि वो नेशनल कॉलेजिएट रिसर्च कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है जिसका लोगों ने जमकर मजाक उड़ाया। ये पोस्ट पढ़ने के बाद क्लोई वैंस अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी अपनी हथेलियों में नाखून चुभा रही थी ताकि वो खुद को जैक्स के पास जाने से रोक सके। इस बार उसने स्क्रीनशॉट में उस औरत को साफ देख लिया था। वो ब्लैक ड्रेस और स्टॉकिंग्स, उसने भी वैसी ही ड्रेस पहनी थी, लेकिन उसकी बॉडी उसकी आंटी लिलिथ जैसी विस्फोटक नहीं थी और उसकी टांगें भी उतनी पतली नहीं थी। उसे हमेशा अपने उस लुक पर गर्व था, लेकिन लिलिथ को लगभग वैसी ही ड्रेस में देखकर उसे अपनी कमी का एहसास हुआ। उसे लगा कि वो उसके पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं है। वो क्लोई वैंस थी, किंगस्टन यूनिवर्सिटी की क्वीन। अगर जैक्स उसे हासिल नहीं कर पाया तो इसलिए क्योंकि वो उसके लायक नहीं था, लेकिन अब वही जैक्स जिसे वो अपना हाथ तक नहीं छूने देती थी, उसे एक ऐसी औरत कीमती खजाने की तरह ट्रीट कर रही थी जो उससे ज्यादा खूबसूरत थी, जिसकी बॉडी बेहतर थी और जिसके पास उससे कहीं ज्यादा पैसा और पावर था। ये फर्क उसे पागल कर रहा था। नहीं, जैक्स इसके लायक नहीं था। उसका काम सिर्फ उसका दीवाना कुत्ता बने रहना था जो हमेशा उसके पीछे भागे और बदले में उसे कुछ न मिले। क्लोई ने गुस्से में अपने डेस्क से महंगे कॉस्मेटिक्स और अपने चाहने वालों से मिले गिफ्ट्स का ढेर नीचे गिरा दिया। तभी उसका फोन बजा। जाना पहचाना नाम देखकर उसने खुद को संभाला और बहुत ही कोमल आवाज में जवाब दिया, केलेब, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? क्या फैकल्टी एडवाइजर ने तुम्हें नेशनल कॉलेजिएट रिसर्च कंपटीशन के बारे में बता दिया? हाँ, जैक्स का मैन्यूस्क्रिप्ट लगभग तैयार है, बस एक आखिरी हिस्सा बचा है। मेरे पास सारा डेटा और ड्राफ्ट यही है, मैं तुम्हें अभी भेजती हूँ। जैक्स, मैं तुम्हें वापस मेरे पास रेंगते हुए आने पर मजबूर कर दूंगी, वापस मेरा पालतू कुत्ता बनने के लिए। लिलिथ के कोमल शरीर के नीचे दबा हुआ जैक्स पूरी तरह से अकड़ा हुआ था। उसे डर था कि कहीं वो सब कुछ भूलकर उसे अभी इसी वक्त हासिल न कर ले, लेकिन सच तो ये था कि वो पूरी तरह थक चुका था। लिली, हमें थोड़ा धीमे चलना चाहिए, उसने किसी तरह अपनी भारी आवाज में कहा। हमने अभी अभी तो रिफिल किया है, अभी तो वो हजम भी नहीं हुआ। आज रात, ठीक है? जैक्स ने अपने पास बैठी उस पजेसिव सुंदरी की तरफ देखा। उसे मानना पड़ा कि लिलिथ का ये सिलेक्टिव अंदाज रूह छीन लेने वाला था, लेकिन उसका शरीर अब सरेंडर करने के करीब था। इसे संभालना मुश्किल होता जा रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें अभी नहीं खाऊंगी, लिलिथ धीरे से बोली। उसकी पलकें फड़फड़ा रही थीं। वो किसी काले सांप की तरह थी जो धीरे धीरे अपने जहर वाले दांतों को अंदर ले रहा था। उसकी स्किन का एहसास रेशमी और ठंडा था। मुझे गले लगना है। जैक्स ने सिर हिलाया, उठकर बैठा और उस औरत को अपनी बाहों में खींच लिया, अपने हाथ उसकी कमर पर लपेट लिए। लिलिथ का ऑरा बहुत दमदार था, लेकिन जैक्स की हाइट के आगे वो छोटी और उस पर निर्भर लग रही थी। वो प्यार से उसकी बाहों में सिमट गई। उसकी गर्म सांसें जैक्स की गर्दन को छू रही थीं, जिससे उसे एक सुखद सिहरन महसूस हुई। जैक्स खड़ा हुआ और उसे अपनी बाहों में दुल्हन की तरह उठा लिया। लिलिथ इतनी दुबली थी कि उसे गोद में उठाना बिल्कुल आसान था। उसका वजन इतना कम देखकर जैक्स की भौहें सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी इस पॉजिटिव वाइफ की सेहत का खुद ख्याल रखना होगा। कम से कम उसे एक नॉर्मल और हेल्दी वजन तक तो लाना ही होगा। लिली, मैं वादा करता हूं कि आज रात मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। मैं तुम्हें सुपरमार्केट ले जाऊंगा और हम साथ मिलकर इंग्रेडिएंट्स चुनेंगे, ठीक है? एक नॉर्मल कपल की तरह, शादीशुदा जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हुए। जैक्स को यकीन था कि लिलिथ ने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया होगा। यकीनन अगले ही पल लिलिथ ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उनमें वैसी ही उत्सुकता और गर्माहट थी जैसे किसी छोटी बच्ची को आखिरकार उसकी पसंदीदा कैंडी मिल गई हो। वो इतनी आसानी से मान गई थी। जैक्स, क्या मैं सच में तुम्हारे साथ खाना बना सकती हूँ? उसने पूछा। उसकी साफ आंखों में थोड़ी चिंता थी। लेकिन मैंने पहले कभी खाना नहीं बनाया है। मुझे डर है कि मैं हमारी पहली बार की कोशिश को खराब न कर दूं। पास्ट में जैक्स ने उसे कभी अपने साथ कुछ भी करने की इजाजत नहीं दी थी, यहाँ तक कि जब वो जानबूझकर गार्डन के कीमती पौधों को बर्बाद कर रहा था और लिलिथ ने अपनी लाल दरांती से उसकी मदद करने की कोशिश की थी, तब भी उसने मना कर दिया था। उसने उससे कहा था, लिलिथ, तुम मेरे साथ किसी भी कपल एक्टिविटी का आनंद लेने के लायक नहीं हो। मेरे पास जो कुछ भी है वो क्लोई के लिए है और मैं सिर्फ क्लोई के साथ ही कपल वाली चीजें करूंगा। हार मान लो। बेशक उसकी इस नाफरमानी का इनाम ये मिलता था कि उसे रात को बिस्तर से बांध दिया जाता था, जबकि लिलिथ उसके सामने अपनी नाइट गाउन उतार देती थी। जैक्स उसके साथ छोटी छोटी कपल एक्टिविटीज करने से मना कर सकता था, लेकिन बिस्तर पर वो चाहती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ रहे।
चाहे वे कुछ न भी करे, वो किसी बीमार मरीज की तरह उसे चिपकी रहती थी और उसकी खुशबू को खुद में समाने की कोशिश करती थी। वो तो जैसे एक जोंक बनकर उसके शरीर में घुसना चाहती थी, उसका ताज़ा खून पीना चाहती थी और उसके साथ एक हो जाना चाहती थी। लिलिथ का पागलपन खतरनाक था। जैक्स जितना विरोध करता वो उतनी ही बेकाबू होती जाती। उनके बीच शायद ही कभी नॉर्मल बातचीत होती थी। हर मुलाकात मूनशैडो एस्टेट को तहस नहस करने की धमकी देती थी। लोग कहते हैं कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे आज़ाद कर दें, लेकिन लिलिथ की डिक्शनरी में अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे बेसमेंट में बंद कर दें और दरवाजे के एक छोटे से छेद से तब तक खाना दें जब तक कि वो भी आपसे प्यार न करने लगे। जैक्स कभी लिलिथ से बहुत डरता था, लेकिन अब वो उसके इस अनोखे हिस्से को अपनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी वाइफ का पॉजिटिव नेचर बस दूसरों से थोड़ा ज्यादा था और वो थोड़ी ज्यादा चिपकी रहने वाली थी। लिलिथ जैसी रईस, पावरफुल, खूबसूरत और शानदार फिगर वाली आइस क्वीन अगर उसे पसंद करती है तो ये उसका सम्मान होना चाहिए। वो भला क्यों भाग रहा है? क्या उसे बस आराम से लेटकर इसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए? चिंता मत करो, शेफ में रहूंगा। मेरी वाइफ को बस पास खड़े होकर मुझे देखना है, जैक्स ने लिलिथ को स्टोर से बाहर ले जाते हुए कहा। जैसे ही वे ज्वेलरी शॉप से बाहर निकले, उसने देखा कि नैथन सहित सभी बॉडीगार्ड्स उसे डर और हैरानी के मिले जुले भावों से देख रहे थे। उन्होंने तुरंत व्यस्त होने का नाटक किया और दूसरी तरफ देखने लगे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही न हो। हे भगवान, हमने कुछ नहीं देखा। हमारी मिसेज एस्टर एक आइस क्वीन और पॉजेसिव मालकिन है। उनके तरीके बहुत क्रूर और डोमिनेटिंग हैं, लेकिन अभी वो जैक्स को खुद को उठाने दे रही हैं और वो कितनी आज्ञाकारी और कोमल दिख रही हैं। क्या ये सच में हमारी मिसेज एस्टर ही हैं? उनके शरीर में कौन सी रूह आ गई है? हमारी मालकिन के शरीर से बाहर निकलो। नैथन, एरिया खाली करो, लिलिथ ने आदेश दिया, जबकि वो जैक्स की गोद में ही थी। उसे उस पर निर्भर रहने का ये एहसास बहुत पसंद आ रहा था। भले ही वो सिर्फ नाटक कर रहा हो, लेकिन जीत लिलिथ की ही हो रही थी। लिलिथ हमेशा से जानती थी कि उसे अपनी पसंद की चीज कैसे हासिल करनी है। उसे जैक्स का सब कुछ चाहिए था, एक कपल वाली सारी गर्माहट और कोमलता, और वो उसे इस तरह ट्रीट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। अब जब वो खुद पहल कर रहा था तो उसकी वजह चाहे जो भी हो, लिलिथ इस पल का आनंद लेने वाली थी। 5 मिनट के अंदर उनके लिए पूरा मॉल खाली कर दिया गया। जैक्स दंग रह गया। उसे मानना पड़ा कि एस्टर ग्रुप की एफिशिएंसी वाकई कमाल की थी। जब वे सुपरमार्केट पहुंचे तो जैक्स ने एक नया शॉपिंग कार्ट लिया। उसने होम गुड सेक्शन से एक कुशन लिया और लिलिथ को कार्ट के अंदर बिठा दिया। एक आम कपल की तरह जैक्स उस कार्ट को धक्का दे रहा था जिसमें वो औरत बैठी थी। वे गलियारों से गुजरते हुए सलीके से अपनी जरूरत के इंग्रेडिएंट्स चुन रहे थे। उस हाई एंड सुपरमार्केट में सारा सामान बहुत फ्रेश था। जैक्स ने प्राइम बीफ ब्रिस्केट का एक बड़ा टुकड़ा और एक स्टेक चुना, फिर ताज़ी सब्जियां और खाना पकाने की जरूरी चीजें लीं। बेशक उसने इनमें से कुछ भी कार्ट में नहीं रखा। उसने सब कुछ नैथन की बाहों में डाल दिया, जो उनके पीछे पीछे चल रहा था। नैथन ने सोचा, मैं सच में इस एहसान के लिए शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन छोटी मालकिन बहुत खुश दिख रही थी। आज वो जितनी रिलैक्स दिख रही थी उतनी उसने पहले कभी नहीं देखी थी, और वो उससे कहीं ज्यादा मुस्कुराई थी जितना वो आज तक उसके साथ रहने के दौरान मुस्कुराई थी। जैक्स, ये क्या है? जैक्स, ये मजेदार लग रहा है। क्या ये खाने लायक है? जैक्स, इसके बारे में क्या ख्याल है? लिलिथ एक जिज्ञासु बच्चे की तरह थी जो उन चीजों के प्रति बहुत आकर्षण दिखा रही थी जिन्हें आम लोग मामूली समझते थे। किसी साधारण व्यक्ति को ये बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन लिलिथ का ऐसी चीजों से कम ही वास्ता पड़ा था। जब वो छोटी थी तो वो जो खाना खाती थी वो शेफ द्वारा बड़ी बारीकी से तराशा गया होता था। जो चीज गाजर जैसी दिखती थी उसे शायद किसी और चीज से तराशा गया होता था। नतीजा ये कि उसने कभी इन चीजों को उनके असली रूप में नहीं देखा था। जैक्स ने अपनी जरूरत का सारा सामान खरीद लिया था, लेकिन वो लिलिथ को सुपरमार्केट में घुमाता रहा और धैर्य से उसे हर मामूली चीज के बारे में समझाता रहा। एक पल के लिए जैक्स के मन में ये ख्याल आया कि शायद वो अपनी मालकिन लिलिथ से ज्यादा जानता है। बेशक ये सिर्फ उसका वहम था। लिलिथ एक छोटी बच्ची की तरह दुनिया को लेकर उत्सुक थी और जैक्स के प्यार भरे जवाबों का इंतजार करते हुए खुशी खुशी अपना सिर हिला रही थी। सच तो ये था कि उसे उन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस जैक्स का उसे चीजें समझाने का तरीका पसंद आ रहा था। उसने जिस आदमी को चुना था वो बहुत ही अट्रैक्टिव था। आखिरकार वे सुपरमार्केट के उस कोने में पहुंचे जहां छोटा सा फर्स्ट एड सेक्शन था। जैक्स ने पहले एक मॉल में पार्ट टाइम काम किया था, इसलिए उसने तुरंत एक फर्स्ट एड किट ढूंढ ली। उसकी नजर लिलिथ के पहने हुए काले सिल्क के दस्ताने ग्लव्स पर पड़ी, जिसने जानबूझकर अपनी हथेली के घाव को छिपा रखा था। उसने अभी अभी अपनी सफेद शर्ट पर खून का दाग देखा था, यानी लिलिथ जख्मी थी। खून सिल्क के दस्ताने से रिस गया था, लेकिन उसे देख पाना नामुमकिन था। लिलिथ को काले और सुर्ख लाल कपड़े पहनने का शौक था, ताकि अगर वो कुछ बुरा करे तो किसी को तुरंत पता न चले। लिली, दस्ताना उतारो, जैक्स ने हुक्म देने वाले लहजे में कहा। पास खड़े बॉडीगार्ड्स के रोंगटे खड़े हो गए। हमें बचा लो। क्या इस लड़के की, क्या ये बॉय टॉय पागल हो गया है? वो तो बस छोटी मालकिन के मनोरंजन की चीज है, और उनकी हिम्मत देखो कि उन्हें ही हुक्म दे रहा है। क्या इसे मरने का शौक चढ़ा है? बॉडीगार्ड्स का दिल जोरों से धड़क रहा था,
तभी उन्होंने देखा कि मिसेज लिलिथ एस्टर ने अपने लाल होंठ सिकोड़ लिए, जैसे कोई बच्ची किसी बात से नाराज हो। जैक्स, प्लीज ऐसा मत करो ना। लेकिन जैक्स का चेहरा गंभीर था और उसने सख्ती से मना कर दिया, नहीं, तुम्हें इसे उतारना ही होगा। अच्छे बच्चे बनो लिली। अगर तुम घाव को ढंक कर रखोगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा और इससे मुझे दुख होगा। जैक्स ने जब प्यार और सख्ती का मिला जुला दांव चला तो लिलिथ ने सरेंडर कर दिया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। जैक्स तब भी बहुत हैंडसम लगते हैं जब वो गुस्सा करते हैं, और तब भी जब वो इतने प्यार से बात करते हैं। इन्होंने तो मेरा दिल ही चुरा लिया। वो अपनी मर्जी से उसकी बात मान रही थी। इसका उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से कोई लेना देना नहीं था। नेथन ने अपना चेहरा ढक लिया। हे भगवान, मिस एस्टर, क्या आप प्लीज अपने मुंह के कोने से लाल पोंछ सकती हैं? वो आदमी आपका ही है, फिर भी आप इतनी आसानी से उन पर लट्टू कैसे हो सकती हैं? ठीक है जैक्स, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन बदले में मुझे रिवॉर्ड में 21 किस चाहिए। जैक्स ने आसपास देखा। हे भगवान, उन दर्जनों बॉडीगार्ड्स ने एक बार फिर अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया और तुरंत व्यस्त होने का नाटक करने लगे। एक बॉडीगार्ड तो मुड़ा और बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ मीट सेक्शन में रखे ताजे सूअर के मांस को उंगली से टटोलने लगा। वहां वजन करने वाली मशीन पर खड़ी औरत उसे अजीब नजरों से देखने लगी। बॉडीगार्ड ने मन में कहा, मैम, मैं समझा सकता हूं। हालांकि कस्टमर्स को बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन सुपरमार्केट का स्टाफ वहीं था और सुरक्षित दूरी से अपने काम में व्यस्त होने का नाटक कर रहा था। असल में उनके अंदर की गॉसिप वाली भावनाएं जोर मार रही थीं। वे सब चाहते थे कि उनके पास 7 जोड़ी आंखें और 8 जोड़ी कान हो, ताकि वे सबसे पहले ये खबर ले सकें। जैक्स ने न सिर्फ बॉडीगार्ड्स बल्कि स्टाफ की उन गॉसिप भरी नजरों को भी महसूस किया। वो थोड़ा शर्मिंदा था। इतने सारे लोगों के सामने पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन (पीडीए) उसे अब भी झिंपू बना देता था। लेकिन उसने ये कम आंका था कि लिलिथ कितनी बोल्ड हो सकती है। उसकी हिचकिचाहट देखकर कार्ट में बैठी उस औरत ने अचानक उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ा और उसे नीचे खींचा। उसके लाल होंठ उसकी सफेद शर्ट को छूते हुए सीधे उन पतले होंठों पर जा टिके जिन्हें पाने की चाहत उसे कब से थी। जैक्स का दिल ढोल की तरह धड़कने लगा। उसके होंठ किसी खुशबूदार जहरीले फूल की तरह थे। एक बार चख लिया तो उससे दूर होना नामुमकिन था। जैक्स, तुम्हारे हाथ का बना मीट खाने से ज्यादा मैं तुम्हें खाना चाहूंगी। मेरे जैक्स, तुम इतने टेस्टी हो कि मैं खुद को रोक नहीं पाती। एक गहरे किस के बाद लिलिथ ने शरारत से उसके कान के निचले हिस्से को काटा। उसकी गर्म और सिडक्टिव सांसों ने जैक्स को एक बार फिर सुन्न और कंफ्यूज कर दिया। हालांकि अगले ही पल लिलिथ को अचानक हवा में होने का एहसास हुआ, क्योंकि जैक्स ने उसे कमर से पकड़कर उठा लिया था। जैक्स, जो थोड़ा घबराया हुआ और चिढ़ा हुआ लग रहा था, उसने उसे फर्स्ट एड एरिया के एक बेंच पर बिठाया और उसके दाहिने हाथ से वो सिल्क का दस्ताना उतार दिया। तुम बहुत ज्यादा जिद कर रही हो। लिलिथ की शरारती इच्छा तुरंत शांत हो गई और वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें किसी काले सांप की तरह चुपचाप उस लड़के के कानों की युक्तियों पर जमी थीं। ये तो बिल्कुल सुर्ख लाल हो गए हैं। छूने पर पक्का गर्म होंगे, है ना? जैक्स ने बहुत ही सलीके और महारत के साथ घाव का इलाज किया। अपनी पिछली जिंदगी में वो इतनी बार घायल हुआ था कि वो फर्स्ट एड का एक्सपर्ट बन गया था। उसकी नजरें भी बहुत तेज थीं। घाव के एंगल को देखकर उसे समझ आ गया कि लिलिथ ने ये खुद को पहुंचाया है। क्या लिली को फिर से वैसा ही दौरा पड़ा था? क्या इसीलिए वो खुद को नुकसान पहुंचा रही थी? जैक्स खामोश रहा। लिलिथ के हाथ पर पट्टी बांधने के बाद उसने चुपचाप उसका दूसरा हाथ पकड़ा और उसे मॉल से बाहर ले गया। वापसी का सफर खामोश था। लिलिथ ने कई बार चोरी छिपे जैक्स की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपराध बोध की एक झलक थी। उसने अपनी उंगलियां हिलाकर देखीं। जैक्स ने पट्टी इतनी टाइट बांधी थी कि उसका दाहिना हाथ जैसे जाम हो गया था। मून शैडो एस्टेट वापस आकर जैक्स किराने का सामान लेकर सीधे किचन में चला गया। उसने न तो लिलिथ का इंतजार किया और न ही पीछे मुड़कर उसे देखा। नेथन ने सोचा, भगवान मुझे बचा लो। मुझे लग रहा है कि आसमान फिर से गिरने वाला है। शायद मुझे जाकर मिस्टर स्टर्लिंग का साथ देना चाहिए। कहते हैं कि किसी राजा की सेवा करना बाघ के साथ सोने जैसा है। खैर, मिस एस्टर के साथ रहना तो मिस्टर स्टर्लिंग द्वारा जनरल को खाना खिलाने से कहीं ज्यादा रोमांचक था। जैक्स थोड़ा गुस्से में था। लिलिथ की खुद को नुकसान पहुंचाने की आदत को सुधारना जरूरी था। उसे एक सबक सिखाना ही होगा ताकि वो ये सब बंद कर दे, वरना वो उसे स्वस्थ बनाने के लिए जितनी भी कोशिश करेगा वो सब बेकार चली जाएगी। पियर्स फैमिली में उसकी दूसरी बड़ी बहन मैडिसन एक डॉक्टर थी जिसे औषधीय व्यंजनों मेडिसिनल क्यूजीन के गुणों का जुनून था। वो परिवार की सबसे नखरेबाज खाने वाली सदस्य भी थी, जिसे न केवल लाजवाब स्वाद चाहिए था बल्कि खाने में ताजगी और स्वास्थ्य लाभ भी चाहिए थे। उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक औषधीय भोजन तैयार करने के लिए जैक्स ने पियर्स परिवार के साथ बिताए अपने 4 सालों में से पहले 3 साल गुप्त रूप से अपनी कुकिंग और औषधीय भोजन के कौशल को निखारने में बिताए थे। आखिरकार उसने पूरे परिवार से तारीफ बटोरी और यहाँ तक कि हमेशा नुक्स निकालने वाली मेडिसिन भी उसकी कुकिंग की तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। उस समय उसे गर्व महसूस हुआ था। उसे लगा था कि अपनी ठंडी रहने वाली बहन का भरोसा जीतना उसकी मेहनत का फल है। उसने मासूमियत से सोचा था कि अगर वो स्वादिष्ट औषधीय खाना बनाएगा तो शायद वो एक भाई के तौर पर उसकी थोड़ी ज्यादा परवाह और प्यार करेगी।
लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में मौत से ठीक पहले उसे कैलेब से पता चला कि मैडिसन भले ही नखरेबाज थी, लेकिन स्वादिष्ट और हेल्दी औषधीय भोजन बनाने पर उसकी अथाह रिसर्च खुद के लिए नहीं थी। उसने ये सब उस कमजोर कैलेब के लिए किया था, ताकि वो उसके बचपन से ही उसे पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना दे सके। मैडिसन जिस भाई से सच में प्यार करती थी वो हमेशा से कैलेब ही था। जैक्स की 3 साल की अथक मेहनत और कुछ नहीं बस एक मजाक थी, एक जोकर का परफॉर्मेंस थी। फिर भी उसे अंधेरे में रखा गया और वो अपनी बहन से मिली एक दिन की तारीफ या अगले दिन की मामूली खैरियत से ही दिल में खुश होता रहा। लेकिन वैसी परवाह कैलेब को हर दिन मिलती थी। जैक्स ने इसके लिए इतनी बुरी तरह संघर्ष सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसे ये कभी मिला ही नहीं था। असल में सब शायद उसकी बेवकूफ़ी पर हंस रहे थे। जैक्स के मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। वो मैडिसन के बारे में सिर्फ इसलिए सोच रहा था क्योंकि वो लिली के लिए एक पौष्टिक भोजन बनाने की योजना बना रहा था। जहां तक पियर्स परिवार की बात है, अब उसके मन में उनके लिए कोई भावना नहीं बची थी। लेकिन तभी जैसे किसी फिल्म का सीन हो, उसका फोन बजा। वो एक अनजान नंबर था। अपनी पुरानी आदत के चलते उसने तुरंत कॉल काट दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। एक पल बाद दूसरे अनजान नंबर से कॉल आया। जैक्स ने उसे भी ब्लॉक कर दिया। 5वीं बार तक जैक्स का सब्र जवाब दे गया। लगातार बजती घंटी से चिढ़कर उसने आखिरकार फोन उठाया। जैसा कि उसे उम्मीद थी, एक जानी पहचानी महिला की आवाज आई जो इल्जामों और डांट फटकार से भरी थी। जैक्सन, मैं तुम्हारी बहन। जैक्स ने बिना एक पल गंवाए फोन काट दिया। मैडिसन का फोन काटते ही जैक्स ने उसे फिर से ब्लॉक कर दिया। उसकी आवाज सुनकर लग रहा था कि वो भी अपनी बाकी बहनों की तरह उस पर बरसने ही वाली थी। लेकिन अब जैक्स उसकी बातें सुनने या लेक्चर लेने के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं था। फालतू की बातों से वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ मैडिसन एकदम सन्न रह गई। उसे लगा था कि शायद जैक्स को पता नहीं है कि ये उसका नंबर है, इसलिए उसने एक एक करके अपने कलीग्स के फोन से उसे कॉल किया था। जब आखिरकार उसने फोन उठाया तो मैडिसन ने सबसे पहले अपनी पहचान बताई ताकि वो दोबारा फोन न काट दे। लेकिन जैसे ही वो अपनी डांट शुरू करने वाली थी, कॉल कट गया। उसने दोबारा डायल किया तो पता चला कि उसे फिर से ब्लॉक कर दिया गया है। यानी जैक्सन को पहले से पता था कि वो मैडिसन ही है। अपनी मेडिकल लैब में खड़ी मैडिसन का चेहरा गुस्से और खींच से काला पड़ गया। उसने अभी अभी एक नई दवा का सील्ड एक्सपेरिमेंट खत्म किया था और काफी समय से घर नहीं गई थी। जैसे ही वो बाहर आई, उसे घर से फोन आया। उसकी माँ एलेनोर ने उसे पिछले कुछ दिनों के जैक्स के विद्रोही बर्ताव की पूरी कहानी सुना दी थी। मैडिसन से रहा नहीं गया और उसने तुरंत जैक्स को खरी खोटी सुनाने के लिए फोन किया। लेकिन बिजी टोन सुनकर उसे यकीन नहीं हुआ। जैक्स ने उसे ब्लॉक कर दिया था। उसने जिद में आकर एक के बाद एक कई नंबरों से कोशिश की, पर नतीजा वही रहा। उसे पूरा भरोसा था कि घर में जैक्स सबसे ज्यादा उसकी बात सुनता है, वो कभी उसकी नाफरमानी नहीं करेगा। हिम्मत ना हारते हुए मैडिसन ने आखिरी बार एक और नंबर से डायल किया। इस बार कॉल कनेक्ट हो गया। जैक्सन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, समझी? अब मुझे परेशान करना बंद करो। जैक्स की ये बात सुनकर मैडिसन अवाक रह गई। इधर इमरजेंसी रूम में जैक्सन पूरे टशन के साथ बाहर निकल गया था। पीछे छोड़ गया था खून से लथपथ पियर्स फैमिली और मेडिकल स्टाफ को। एलेनर पियर्स गुस्से से पागल हो रही थी। जैक्सन पागल हो गया है। क्या उसे लगता है कि उस एस्टर फैमिली के मॉन्स्टर के साथ जुड़कर वो अपनी माँ की बेइज्जती कर सकता है? वो पैदाइशी बागी है। मुझे उसे पैदा होते ही गला घोंट देना चाहिए था, समाज का भला हो जाता। एलेनर एक हाई सोसाइटी महिला थी जिसे हमेशा डिजाइनर कपड़ों में शानदार इवेंट्स अटेंड करने की आदत थी। उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई थी। जैसा कि उसे उम्मीद थी, उस मनहूस जैक्सन पियर्स के साथ जो भी जुड़ता उसका अंजाम बुरा ही होता। मम्मी, क्या आप ठीक हैं? ये सब मेरी गलती है, कैलेब ने चिपचिपे और बदबूदार खून में सने होने के बावजूद खड़े होकर कहा। अगर मेरी तबीयत इतनी खराब ना होती कि मुझे मामूली इलाज के लिए भी बैकअप खून की जरूरत पड़ती तो हमें जैक्स से मदद नहीं मांगनी पड़ती। मम्मी, प्लीज उसे दोष मत दीजिए। वो मिसेज एस्टर के पास मेरी जगह गया है, वो बहुत तकलीफ में होगा। अगर मुझे परेशान करके उसे खुशी मिलती है तो मैं हर दुख सहने को तैयार हूँ। बस आप खुद को परेशान मत कीजिए। भले ही जैक्सन ने इसे ताजा खून कहा था, लेकिन शरीर से बाहर निकलते ही खून खराब होने लगता है और उसमें से गंदी बदबू आने लगती है। पूरे इमरजेंसी रूम में अब वो बदबू फैल चुकी थी जिससे सबका जी मिचला रहा था। मॉर्गन पियर्स, जो सबसे बड़ी बहन थी, उसका सब्र सबसे पहले टूटा। उसे सफाई का इतना ज्यादा जुनून ओसीडी था कि उसका मन कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त अपने खून से सने कपड़े फाड़ दे। उसने किसी तरह खुद को संभाला। मम्मी, अब आप इसे संभालिए, मैं इस गंदगी और बदबू में एक सेकंड भी और नहीं रह सकती। फिर उसकी नजर कैलेब पर पड़ी, जो सर्जरी कराने के बजाय अपनी माँ को इमोशनल स्पीच दे रहा था। वो उतना बीमार तो नहीं लग रहा था। मॉर्गन की आंखों में एक पेचीदा सा शक उभरा और वो अपनी हील्स खटखटाती हुई वहां से निकल गई। पहले मॉर्गन अपनी सफाई की सनक को भूलकर भी कैलेब को गले लगा लेती थी, लेकिन आज न जाने क्यों वो अपने छोटे भाई को शक की नजरों से देख रही थी। क्या उसने जो कुछ बताया वो सच था? अगर उसकी बीमारी एक झूठ थी तो उसकी बाकी बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता था? मॉर्गन एक पल के लिए रुकी और कैलेब के पास जाकर बड़ी चिंता से पूछा, कैलेब, मैंने अभी सब सुना।
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम अब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, बिना सर्जरी वाला इलाज ले रहे हो? क्या तुमने जो डॉक्टर ढूंढा है उसके पास इस प्रोसीजर का पर्याप्त एक्सपीरियंस है? ऊपर से ये चिंता थी, पर अंदर से ये एक टेस्ट था। बड़ी बहन होने के नाते उसने हमेशा अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी निभाई थी और कैलेब की बीमारी की हर छोटी बात पर उसकी नजर रहती थी। इस सवाल से कैलेब का दिल धड़क गया, लेकिन उनकी माँ एलेनोर के लिए ये बस भाई बहन का प्यार था। मॉर्गन, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी दादी और मैंने हमेशा कैलेब की सेहत को सबसे ऊपर रखा है। और डॉक्टर की बात है तो जब कैलेब ने कह दिया कि दादी ने मंजूरी दी है तो वो पक्का फील्ड के बेस्ट डॉक्टर ही होंगे। मुझे पता है कि कैलेब हफ्तों तक तुम्हारे लिए उस फाइनेंशियल प्लान पर काम करता रहा ताकि तुम्हारा करियर बच सके, और उसी थकान की वजह से वो बेहोश हुआ। कैलेब ने मुझे बताया कि उसने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुम उसकी सबसे चहेती बहन हो। एलेनोर की बातों ने कैलेब को बचा लिया, लेकिन मॉर्गन ने गौर किया था कि कैलेब ने तुरंत जवाब नहीं दिया था। क्या वाकई यहाँ कोई राज छिपा था? मॉर्गन की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन जब उसकी मां ने याद दिलाया कि कैलेब ने उसके संकट के समय उसकी मदद की थी तो उसका दिल फिर से पसीज गया। उसे खुद पर शर्मिंदगी हुई कि वो कैलेब पर शक कर रही थी। कैलेब तो बहुत सीधा और नेक है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। कैलेब, तुम बस ठीक होने पर ध्यान दो। जहां तक जैक्स की बात है जो तुमसे पैसे मांग रहा है, उसे तुम्हारी बड़ी बहन संभाल लेगी। ये सुनकर कैलेब ने उसे तुरंत रोका। दीदी, आप पहले से ही कंपनी के कामों में बहुत बिजी हैं। चिंता मत कीजिए, जैक्स बस कुछ समय के लिए हमसे नाराज है। देखिए, उसने हंगामा तो किया पर हमें सच में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसका मतलब है कि वो अब भी दिल का नरम है और हमारे पुराने रिश्ते को याद करता है। मैं हमेशा अपनी बहनों और मम्मी के पीछे नहीं छिप सकता। डॉक्टर ने अभी मुझे एक्यूपंक्चर दिया है और मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मुझे आज ही डिस्चार्ज मिल सकता है। कैलेब ने मॉर्गन को समझा बुझाकर शांत कर दिया। जब जैक्स का सामना करने की बात आती थी तो वो हमेशा खुद ही मोर्चा संभालना चाहता था। वो अपनी आंखों से उसे तड़पते हुए और पूरी तरह बेसहारा होते देखना चाहता था। जैक्स जैसे लोअर क्लास के लोगों को कभी वापस नहीं आना चाहिए था। उसमें कुछ भी हासिल करने की काबिलियत नहीं थी। और जहां तक जैक्स की बात थी, उसने मेरे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। वो कल किंगस्टन यूनिवर्सिटी जा रहा है ना? मैं खुद तुम्हारे साथ उसे ढूंढने चलूंगी। कंपनी के डेटाबेस में जो सिंधमारी हुई है वो पक्का उसी का काम होगा। मॉर्गन की आंखें और ठंडी हो गईं। जैक्स के लिए उसकी नफरत और गहरी होती जा रही थी। उधर मून शैडो एस्टेट में जैक्स ने आखिरी नंबर को भी ब्लॉक किया और आगे की परेशानी से बचने के लिए अपना फोन बंद करके एक तरफ फेंक दिया। उसने एप्रन पहना और किचन में बिजी हो गया। उस जवान लड़के के चौड़े कंधे, पतली कमर और लंबी टांगें किसी का भी ध्यान खींच सकती थीं। उसकी सफेद शर्ट पर खून के कुछ दाग लगे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उस पवित्र सफेदी को गंदा कर दिया हो। लिलिथ की नजरों में ये नजारा बहुत ही सिडक्टिव था। वो किचन के दरवाजे के सहारे खड़ी थी। जैक्स के उस हुक्म को मान रही थी कि वो दूर खड़ी रहे और मदद न करे, लेकिन उसकी नजरें और भी ज्यादा प्यासी होती जा रही थीं। जैक्स, तुम्हारी कमर ये कितनी फिट है, वो धीरे से बोली। उसकी नजरें अपनी पसंद की जगह पर टिक गई थीं। क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो? उसे मानना पड़ा कि जैक्स की फिजिक कमाल की थी। ऐसा शरीर जो कपड़ों में दुबला लगे लेकिन अंदर से मस्कुलर हो। एब्स, चेस्ट और लंबी टांगे, सब कुछ एकदम सही मात्रा में था, जो एक मना किया गया आकर्षण, फॉरबिडन अल्योर पैदा कर रहा था। उसकी सफेद शर्ट के नीचे सब कुछ वैसे ही छिपा था, जैसे शांत नदी की सतह के नीचे खतरनाक लहरें छिपी होती हैं। यहाँ तक कि उसके सांस लेने का तरीका भी बहुत अट्रैक्टिव था। जैक्स, जो स्टिर फ्राई के लिए मीट काट रहा था, उसकी उंगली कटते कटते बची। क्या इस तरह की इंटीमेट बातें किचन में करने वाली थीं? इसके अलावा वो अब भी उससे थोड़ा नाराज था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कोई रिस्पॉन्स न पाकर लिलिथ अपनी लाल सोल वाली हील्स खटखटाती हुई उसके पास आई और अचानक अपनी उंगली से उसे वहां टच किया। जैक्स, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? टच करने पे तो ये काफी सॉलिड लग रहा है। क्या तुम सच में चोरी छिपे वर्कआउट नहीं कर रहे? एक औरत के नजरिए से देखा जाए तो जैक्स की बॉडी फ्लॉलेस थी। मानना पड़ेगा कि क्लोई वांस की पसंद पूरी तरह खराब नहीं थी जब उसने उसे अपने पालतू कुत्ते की तरह साथ रखा था। उस वक्त भले ही जैक्स एक ईमो किड की तरह रहता था जिसका ड्रेसिंग सेंस बहुत खराब था, लेकिन जब वो एक साधारण ओवरसाइज टी शर्ट और ढीले पजामे पहनता था तो वो इंटरनेट पर वायरल श्रिम्प बॉडी ट्रेंड जैसा ही लगता था। लिलिथ, अपने हाथ अपने पास रखो। जैक्स के माथे की नस गुस्से से फड़क उठी। वो उसके शैतानी पंजों से बचने के लिए तुरंत दूर हट गया। तुम एक औरत हो, कोई ठरकी नहीं। साथ ही वो मन ही मन अपनी हिम्मत पर भी हैरान था कि उसने उस जादूगरनी को उसके पूरे नाम से बुलाने की जुर्रत की। पुनर्जन्म के बाद से जैक्स हमेशा लिली, बेब या हनी जैसे प्यारे नाम ही इस्तेमाल करता था। उसे पता था कि अपनी पजेसिव वाइफ को शांत रखने का यही तरीका है, लेकिन वो लगभग भूल चुका था कि पिछली जिंदगी में उसने उसे कभी उसके नाम से नहीं बुलाया था। तब वो उसे राक्षस, पागल या मॉन्स्टर जैसे शब्दों से ही नवाजता था। उफ, वो उस डेमन के प्यार से सच में बिगड़ गया था। उसका हौसला बहुत बढ़ गया था। जैक्स, मैं तो बहुत अच्छी बनकर रह रही हूँ, लिलिथ ने मासूमियत से अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा।
वो उस छोटी बच्ची की तरह लग रही थी जिसने पहले जानबूझकर शरारत की ताकि बड़ों का ध्यान खींच सके और कामयाब होने पर मासूम बन गई। जैक्स को लगा कि उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है। धत, ये तो बहुत अडोरेबल है। क्या ये सच में वही लिलिथ थी? उसे ये सब एक सपने जैसा लगा। हाँ, मेरी लिली बहुत अच्छी है। जैक्स ने एक बार फिर उसके बालों को सहलाया। अब उसके हाथ ज्यादा सलीके और अपनेपन से चल रहे थे। ठीक है, डिनर बस तैयार है, तुम जाकर बैठो, मैं ये आखिरी डिश खत्म करके आता हूँ। जैसे जैसे वो काम कर रहा था, बाहर आसमान गहरा होता गया। शाम की रोशनी नारंगी और गुलाबी रंग का एक खूबसूरत मिश्रण बना रही थी, जिससे पूरे मून शैडो एस्टेट पर एक सुकून भरा रंग चढ़ गया था। जैक्स का कुकिंग टैलेंट पूरी तरह निखरकर सामने आया। उसने 4 डिश और एक सूप बनाया जो देखने में ही लाजवाब थे। जल्द ही खुले किचन के दरवाजे से खुशबू आने लगी जो एस्टेट में हर किसी की भूख बढ़ा रही थी। पास ही खड़ा नैथन उसे बीफ ब्रिस्केट पकाते हुए देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो ए बाइट ऑफ मून शैडो एस्टेट का कोई एपिसोड देख रहा हो। सबसे बेहतरीन चीजों को अक्सर सबसे सिंपल तरीके से पकाया जाता है। उस खुशबू ने नैथन के मुंह में पानी ला दिया। वो मन ही मन सोचने लगा, साहब, मुझे बहुत जलन हो रही है। छोटी मालकिन को कितना अच्छा खाना मिलता है। लिली, तुम्हारा पेट ज्यादा अच्छा नहीं रहता, इसलिए तुम्हें कच्चा खाना कम खाना चाहिए, बल्कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब से तुम सिर्फ गर्म खाना ही खाओगी। तुम्हें जो भी पसंद हो मुझे बताना, मैं खुद तुम्हारे लिए बनाऊंगा। जैक्स ने डाइनिंग टेबल के पास खड़े होकर धीरे से लिलिथ के बालों की एक उलझी हुई लत को संवारा। उसकी आंखों में बहुत प्यार था। चूंकि वो उसका पति था, वो उसे जिंदगी भर प्यार करना चाहता था। वो उसे पिछली जिंदगी की तरह बर्बादी के रास्ते पर कभी नहीं जाने देगा। लेकिन जैसे ही वो पास झुका, बैठी हुई लिलिथ ने अचानक उसके गले में हाथ डाल दिए और अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। उस पजेसिव सुंदरी ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, जैक्स, अगर तुम इतने अच्छे बनोगे तो मैं क्या करूंगी? मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। ये शब्द एक छोटा सा टेस्ट थे। लिलिथ को जैक्स के दिल और दिमाग पर पूरी तरह कब्जा करने में एक तरह की जीत महसूस हो रही थी। लेकिन ये कब तक चलेगा? वो जानना चाहती थी कि इस बार सीमा कहाँ है। वो चाहती थी कि वो इस नाटक को इस बार बहुत लंबे समय तक जारी रखे। तो हम कभी अलग नहीं होंगे, जैक्स ने एक एक शब्द बहुत गंभीरता से कहा। लिली, हम पति पत्नी हैं। तुम्हें इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें फिर से धोखा दूंगा। मैं अपने कामों से साबित कर दूंगा कि मेरी बाकी की जिंदगी सिर्फ मेरी लिली की है। टेबल के पास खड़ा नैथन भूख से रोने ही वाला था, लेकिन जैक्स का ये वादा सुनकर उसने मन ही मन अपनी आंखें घुमा लीं। जैक्स, अगर मैंने तुम्हें मून शैडो एस्टेट के बाहर के पहाड़ों से दर्जनों बार खुद न पकड़ा होता तो शायद मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता। लिलिथ ने जैक्स के मासूम चेहरे को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल शहद से भर गया हो, लेकिन उसकी दोबारा यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई। वो अब और यकीन करना ही नहीं चाहती थी। उसकी आंखें अचानक ठंडी और गहरी हो गईं, जैसे उसका पिछला आज्ञाकारी और प्यारा रूप सिर्फ एक छलावा था। असली लिलिथ तो वही क्रूर और खून की प्यासी मॉन्स्टर थी जो अंधेरे में रहती थी। उसे जिस सुरक्षा की जरूरत थी वो जैक्स के वादे नहीं थे। वो तो किस करते वक्त उसका सिर पकड़ना, उसकी गर्दन को जकड़ना और एक दूसरे में पूरी तरह समा जाना था। वो एक पागलपन भरी पॉजिटिवनेस थी। एक दूसरे को एक ही हस्ती में कुचल देने की चाहत थी। वो एक सनक भरा प्यार और कंट्रोल था। लेकिन ये सब उसके मासूम मेमने जैसे पति को डरा देता। वो जैक्स को डराकर दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए नाटक करना जरूरी था। जैक्स तो लिलिथ को बहला रहा था, लेकिन उसके सामने बैठी वो आज्ञाकारी और बिल्कुल अलग दिखने वाली मिसेज एस्टर भी अपने तरीके से उसे बहला रही थी। वो सिर्फ इसलिए आज्ञाकारी होने का नाटक कर रही थी ताकि वो उसके साथ और ज्यादा समय बिता सके और उसे अपने साथ और मजबूती से बांध सके। जैक्स, मैं तुम्हारा यकीन करती हूँ,